नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और बात करने वाले हैं दिल्ली के ऑर्डिनेंस की। दिल्ली सेंट्रल सर्विसेज अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2023 जो कि रिप्लेस करेगा ऑर्डिनेंस को। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हैं ओंकार चौधरी जी, आपके जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, और अभिषेक जी, आपके जाने माने कनिष्ठ पत्रकार। धन्यवाद सर। आप दोनों का स्वागत है। ओंकार जी से आरंभ करता हूं। ओंकार जी, ये जो पूरा का पूरा स्वांग रचा रखा है हमारे केजरीवाल जी ने, सर जी ने, कि उन्होंने ब्लैकमेल कर लिया कांग्रेस को अच्छी तरह कि कांग्रेस इस ऑर्डिनेंस के, इस बिल के जो कि ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करेगा, उसके विरोध में खड़ी रहे। इससे आप कौन सा इनका निहितार्थ सिद्ध होता देख रहे हैं? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको और अभिषेक जी को भी नमस्कार, प्रणाम। देखिए, हम ये देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भी कांग्रेस को रिप्लेस किया था और पंजाब में भी कांग्रेस को रिप्लेस किया। इसके अलावा गुजरात से लेकर के कई राज्यों में इन्होंने जो विधानसभा के चुनाव लड़े हैं वहाँ कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया है। और ये चर्चा तो अब से 6-8 महीने पहले चल ही रही थी ना, कि जहां जहां कांग्रेस कमजोर पड़ेगी वहां वहां अरविंद केजरीवाल अब मजबूती से खड़े होंगे और अपनी संभावना तलाश करेंगे। दो पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनमें होड़ लगी हुई थी कांग्रेस का स्पेस हासिल करने की, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरे ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने तो कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को इनफैक्ट तोड़ा भी है। उनमें कीर्ति आजाद से लेकर के और सुष्मिता देव और कई ऐसे चेहरे हैं। गोवा में चले जाएं तो वहाँ भी कुछ चेहरे इन्होंने तोड़े थे। और पश्चिम बंगाल से तो एक तरीके से ममता बनर्जी ने कांग्रेस का और वामपंथियों का बिस्तर ही गोल कर दिया है विधानसभा चुनाव में। पहली विधानसभा में जिस कांग्रेस के 44 एमएलए हुआ करते थे उसके 0, वामपंथियों के 20-22 थे वो खत्म। अभी सागर दिघी में उपचुनाव में कांग्रेस का एक जीत गया था, वो भी हजम। तो ममता बनर्जी एक्चुअल में कांग्रेस को पनपने नहीं देना चाहती और यही नीति अरविंद केजरीवाल की भी है। अब आप पूछेंगे, दर्शक पूछेंगे कि फिर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी इस I.D.D.I.A. में क्या कर रही हैं या आज क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने इनका नामकरण कर दिया डॉट। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? तो ये दोनों एक्चुअल में क्या हुआ है ये भी हमें समझने की जरूरत है। ये जो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा थी और इसके बाद जो हिमाचल के और कर्नाटक के नतीजे आए, और जिस तरीके से कर्नाटक में खास तौर से मुस्लिमों ने, उनके संगठनों ने ये दावा किया कि 88% मुस्लिमों ने कांग्रेस को वोट किया है और मुर्शिदाबाद की जो सागर दिघी सीट कांग्रेस ने जीती वहां पर मुस्लिमों ने टीएमसी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। अधिकांश वोट जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी को चला गया। तो अरविंद केजरीवाल को तो खैर ये अध्यादेश पर कांग्रेस के, चूंकि अभी भी कांग्रेस के 30 से अधिक मेंबर हैं राज्यसभा में, तो उनके सहयोग की जरूरत थी। दीदी के भी मेंबर हैं, उनकी भी जरूरत थी। तो केजरीवाल तो बहुत ही मतलब सोच समझ करके राजनीतिक पत्ते खेलने और खोलने वालों में से हैं। तो उनको तो इनका साथ चाहिए था। ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को, कुछ दूसरे लोगों को जो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, उनको लगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में
अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मुस्लिमों में एक मैसेज हम भेज सकें कि भाई हम कोई कांग्रेस से नफरत नहीं करते हैं या कोई ऐसी बात नहीं है, तो मेरे विचार से हम फायदे में रहेंगे। इसलिए ये लोग भी साथ लग गए हैं। लेकिन आप और हम देख रहे हैं कि शुरुआती दिनों में ही ये डॉट 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 वालों को किस तरीके से झटके लग रहे हैं। शरद पवार जी प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप अध्यादेश पर और अविश्वास के मसले पर सदन में रहा जाए नहीं रहा जाए, इसको लेकर के भी तमाम तरह की बातें इन डॉट 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 में दिखाई पड़ रही है। सवाल और भी उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर आप इस जिद पर अड़े हुए थे कि प्रधानमंत्री जब तक मणिपुर पर बयान नहीं देते तब तक आप सदन का बहिष्कार करेंगे, चलने ही नहीं देंगे, तो यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों पेश कर दिया आप लोगों ने? ये भी पेश नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर ये आपने इनिशिएट किया है तो अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा की शुरुआत होगी वो तो गौरव गोगोई के भाषण से ही होगी जिन्होंने पेश किया है। फिर प्राइम मिनिस्टर भी बोलेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। तो बहुत सारे अंतर विरोधों में ये एक्चुअल में घिरे हुए हैं। और जो मूल सवाल था, अगर उस पर आए कि अरविंद केजरीवाल को इनके साथियों को क्या ये पता नहीं था कि दिल्ली जो विधानसभा है, दिल्ली जो राज्य है, वो एक स्पेशल स्टेटस रखता है, वो केंद्र के अधीन काम करता है। जिस तरीके से वॉशिंगटन में वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या अमेरिकन गवर्नमेंट है उसके अधीन वहाँ की जो सरकार है, लोकल है, वो काम करती है, उसी तरीके से दिल्ली सरकार को भी काम करना होता है। क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी मंडली को ये जानकारी नहीं थी कि इनसे पहले जो मुख्यमंत्री हुए हैं, चाहे शीला दीक्षित हो, सुषमा स्वराज हो, साहब सिंह वर्मा हो, मदन लाल खुराना हो, वो भी तो एलजी के तहत ही काम कर रहे थे और तब भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी, तब भी सेवा शर्तें जो हैं वो तय कर ली जाती थी, करवा ली जाती थी। किसी अधिकारी ने कुछ गड़बड़ की है, एडवर्स एंट्री आपको देनी है, तो भी एलजी के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो होम मिनिस्ट्री थी वो उन सरकारों की इच्छा पूर्ति करती थी। उन चीफ मिनिस्टर को तो कभी परेशानी नहीं थी। फिर ये क्यों सींग भिड़ाए रहते हैं? एकमात्र कारण ये है कि जो अपनी नाकामियां हैं उनका ठीकरा आप केंद्र के सिर पर फोड़ते चलिए, ताकि जो लोगों की नाराजगी है, खास तौर से दिल्ली के लोगों की नाराजगी है, वो डाइवर्ट होती रहे। कुछ लोग तो समझदार है, जानते हैं कि ये क्या खेल कर रहे हैं, क्या राजनीति कर रहे हैं। इस मामले में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को आदेश जारी किया, वो अपने आप में अभूतपूर्व था और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पर सवाल भी खड़े किए गए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। भाई, जब अतीत में तमाम चीफ मिनिस्टर्स उसी तरीके से काम कर रहे थे, किसी को कोई परेशानी भी नहीं थी, किसी ने कोई आंदोलन भी नहीं किया, कोई भाग करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गया, तो फिर इनको विशेषाधिकार क्यों दे रहे हैं आप? और जो इन्होंने कारनामा किया, अधिकार मिलते ही अगले ही दिन रात को खास तौर से सतर्कता विभाग में जिस तरीके से सेंधमारी की रात को 2-2:30 बजे, और सतर्कता विभाग भी कौन सा, जो इनके तमाम भ्रष्टाचार की फाइलें जहां रखी हुई थी और जिस पर निगरानी थी उसकी, इंक्लूडिंग नई आबकारी नीति की वो फाइल भी जो जिसके सीबीआई आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिए थे या सिफारिश की थी, आदेश तो होम मिनिस्ट्री ने दिए थे, वो फाइल भी, उसकी भी जीरोक्स आप करवा रहे हैं। रातों रात आप उन अधिकारियों पर गाज गिरा रहे हैं अधिकार मिलते ही, जो ऐसे संवेदनशील मामलों की जांच से जुड़े हुए थे। और जो केंद्र ने शपथ पत्र दिया है सुप्रीम कोर्ट में, वो तो इनकी सारी पोल पट्टी खोलता है। इसलिए ये जो अध्यादेश की जगह बिल लाया गया है संसद में, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसकी व्याख्या तो खैर आप करेंगे कि चूंकि आप कानून के बहुत
माहिम जानकार हैं कि ये जो अब बिल बनने वाला है, इसको रोक तो पाएंगे नहीं ये। लोकसभा में तो मोदी सरकार को बहुमत से भी अधिक स्ट्रेंथ है। राज्यसभा में वो पहले भी मैनेज करते रहे हैं। जब कश्मीर का 370 का स्पेशल स्टेटस खत्म करना था तो भी नवीन बाबू ने और जगन मोहन रेड्डी ने उनका साथ दिया ही था। इस मामले में भी वो फ्लोर मैनेजमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो दोनों सदनों में इसका पास होना भी तय है। राष्ट्रपति की मोहर लगने में किसी को कोई आशंका है नहीं। तो ये कानून बनेगा तो उसके बाद क्या स्थितियां बनेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या उसकी समीक्षा कर सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो आप बेहतर बताएंगे संजय जी। जी हाँ, वो तो उसका जो कानूनी पक्ष है उसका तो विश्लेषण वैसे मैं अपने चैनल पे भी कर चुका हूँ, अभिषेक जी के चैनल पे भी कर चुका हूँ। और वस्तुतः उसमें जो 239AA है उसका जो क्लॉज 7 है वो उसी प्रकार के अधिकार देता है सरकार को या विधायिका को जिस प्रकार के अधिकार प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को प्राप्त थे। यानी राष्ट्रपति का मतलब हुआ यूनियन कैबिनेट, धारा 370 के अंतर्गत। आपको ध्यान है कि धारा 370 के उपयोग से जम्मू कश्मीर में जो भी संविधान के प्रावधान लागू होते थे उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता था। यानी संविधान संशोधन आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कर सकते थे धारा 370 की शक्तियों को उपयोग मिला के। उसी प्रकार से जो 239AA का क्लॉज 7 है उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं दिल्ली सरकार के ये जो आपका जो 239AA के जो प्रावधान है उनमें। तो ये जो है ये अब इसका परीक्षण जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगी। इसके अतिरिक्त इसमें और भी प्रावधान है जिसमें कहते हैं कि आपकी स्टेट लिस्ट में भी यूनियन टेरिटरीज को जिस प्रकार से दूसरी यूनियन टेरिटरीज के मामले में पार्लियामेंट पास कर सकती है ऑर्डर, ये इसका क्लॉज 3 का भी है, वो भी है इसके अंतर्गत। तो वैसे तो जो संविधान में 239AA में जो प्रावधान है उसके अनुसार तो ये जो बिल लाया जा रहा है या जो ऑर्डिनेंस लाया गया था इसको कोई चुनौती नहीं हो सकती। लेकिन अब जो कहा है हमारे हार्वर्ड वाले जज साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि वो 239AA के क्लॉज 7 का भी परीक्षण करेंगे कि वो संवैधानिक है या नहीं। अब ये खतरे की घंटी है। अभिषेक जी, कितने दिन रहेंगे केजरीवाल और कांग्रेस के साथ में? जस्ट ये फ्लोर टेस्ट हो जाए राज्यसभा का और लोकसभा का, उसके बाद ऑर्डिनेंस जैसे ही ऑर्डिनेंस नहीं बिल पास हो जाए, उसके बाद इनको भी पता है कि हमको लड़ना तो राजस्थान MP है ही, कांग्रेस तो हमें टिकट सीट देगी नहीं। इसी वजह से देखिए इसमें जो सर आपने मेरे चैनल पे भी जो बात की थी ना कानून को लेकर के, मुझे लगता है ठीक है, हार्वर्ड वाले CGI साहब समीक्षा करेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन उनको भी अंदाजा था कि एक बार बिल पास हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि पहले हम 370 सुन लेते हैं, तुम्हारा कोई है नहीं। वो भी इंतजार कर रहे थे, हो जाने दो, बिल पास हो जाने दो, फिर उसके बाद कुछ बात नहीं रह जाएगी, उसके बाद शायद केजरीवाल मेरे पास आए भी ना, अभिषेक मनु सिंघवी भी पता नहीं शायद उतना प्रेशर नहीं करेंगे। तो उन्होंने भी बोला कि अभी थोड़ा सा मौसम जो है इस प्रकार का बन गया है कि थोड़ा सा ठंडा किया जाए, आपस में अच्छे रिलेशन बिल्डअप किए जाए। तो वो भी सरकार की तरफ मुझे ऐसा लगा कि इशारा था। ये जो दोस्ती का आपने सवाल पूछा है, सर ने बिल्कुल सही कहा, ओमकार सर ने, चाहे ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल, ये वेट कर रहे हैं, वेट इस बात का कर रहे हैं कि अपने अपने पहले स्वार्थ सिद्ध कर लिए जाए, उसके बाद तो कांग्रेस की ये खुद हत्या करेंगे। बीजेपी को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। पंजाब में बीजेपी ने थोड़े ना बर्बाद किया कांग्रेस को। उसी प्रकार से जबलपुर और अगर आप देखें ग्वालियर साइड ही, ये दो जगह स्पेशली MP में आम आदमी पार्टी की थोड़ी सी स्ट्रेंथ ऊपर हुई। अब अगर समझौता हो जाता है तो आम आदमी पार्टी MP नहीं लड़ेगी, और MP क्या गुजरात भी नहीं लड़ेगी जहां पे विधायक है, वो तो देगी नहीं सीटें। तो केजरीवाल स्वयं को बर्बाद कर दे ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि वो मैं जानता हूं वो बड़ा अपॉर्चुनिस्ट आदमी है। और इसी वजह से
वो केंद्र सरकार के पीछे पड़ा रहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ करने नहीं दिया जा रहा है जी, सब केंद्र सरकार ने लेके रखा है जी। ये गठबंधन आप देखेंगे इंडिया डॉट, ये जो डॉट डॉट बना है, इस डॉट में से एक डॉट पहले केजरीवाल, मैं इसको इंडिया विद डॉट्स कहता हूँ। हाँ, और मैंने एक ट्वीट किया था कि भाई पहले उसने आई कहा, फिर हाँ, एन कहा, फिर डी कहा, फिर आई कहा, फिर ए कहा। इस तरह जालिम ने इंडिया के टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े करे। मैंने उसको आरटी किया था सर, वो बड़ा आपने अच्छा वो फॉर्मेट चुना। ये तो आप दोबारा बोलिए। पहले उसने आई कहा, फिर एन कहा, फिर डी कहा, फिर आई कहा, फिर ए कहा। इस तरह जालिम ने इंडिया के टुकड़े कर दिए। इससे बढ़िया परिभाषा और कोई नहीं हो सकती। तो हाँ, ये जो टुकड़े टुकड़े इंडिया है इनकी, ये मैं बड़ा प्रभावित हुआ था इस ट्वीट से। तो नहीं, ठीक है, जिस प्रकार से रसगुल्ले के टुकड़े हुए उसी प्रकार से ये भी, और टुकड़े तो दिख रहे हैं। लेकिन एक बात है सर, संजय सर, ये मानिए कि इस टुकड़े में से सबसे पहले अपना हिस्सा और निवाला लेके केजरीवाल ही भागेगा, और तब ये कहेगा कांग्रेस को कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम विरोधी है, कांग्रेस जो है देश विरोधी है, कांग्रेस जो है वो इस देश में रहने लायक नहीं है, आप हमको वोट दो जी, हम बदल देंगे पूरे इंडिया को। तो ये चीज तो होने वाला है सर। मुझे लगता है सर, एक और बात कह दूं, मुझे 2.5 दिन का झोपड़ा जो है जी, उतना जल्दी नहीं बना होगा जितना जल्दी ये गठबंधन टूटने वाला है। जो अब चलिए हम इसी पे मत ले लेते हैं ओंकार जी का। ओंकार जी, आपको क्या लगता है कब तक चलेगा हमारे सर जी का और कांग्रेस का गठबंधन? वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है 2024 के चुनाव के लिए सीटों का भी बंटवारा कर लिया है। आपके पास क्या समाचार है? आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? देखिए संजय जी, हमें 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो अभी हाल में एनसीपी का, टीएमसी का जो राष्ट्रीय दर्जा था वो चुनाव आयोग ने छीन लिया था, और एक वामपंथी दल भी था, सीपीआई था शायद, उसका भी छीन गया था। जी जी। तो अब शरद पवार बावजूद इसके कि ये एमवीए गठबंधन में हैं और यूपीए में भी रहे हैं, इसके बावजूद कर्नाटक में भी जाके लड़े थे ये। कर्नाटक में क्यों लड़े थे? ये अलग बात है कि देवेंद्र फडणवीस ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया, बाद में कहा कि इनका पार्सल बांध करके कर्नाटक वालों ने वापस मुंबई भेज दिया इनको। और ये सारे के सारे जितने भी ये तो अरविंद केजरीवाल तो खैर नए नए नेशनल हुए हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इनको मिला है, तो ये भी क्यों चाहेंगे कि एक ऐसे गठबंधन में बंद करके रह जाएं जहां ये खुद के फैसले ना ले सकें अपनी अपनी पार्टियों के विस्तार के। ममता बनर्जी क्यों चाहेगी बंधक बन करके? या दूसरे तरीके से मैं इस बात को लेता हूं कि ममता बनर्जी कांग्रेस को या वामपंथियों को पश्चिम बंगाल में पैर क्यों पसारने देगी, अपनी कीमत पर क्यों पसारने देगी? और क्या ये वहां ना जाने का फैसला कर लेंगे क्या? ऑलरेडी जयराम रमेश का बयान आ चुका कि कांग्रेस 370 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वो कौन सी 370 सीटें हैं ये भी बता देना चाहिए था। कौन कौन से राज्य में वो कितनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये भी बता देना चाहिए था। केवल 370 का आंकड़ा ही दे करके चुप क्यों हो गए? और 370 पर क्या आपके सहयोगी आपको लड़ने देंगे? और जिस दिन ये टकराहट शुरू होगी सीटों को लेकर के, पैर पसारने या समेटने को लेकर के, उस दिन आप देखिएगा इनके साथ कितने लोग बचेंगे। ये जो डॉट डॉट है ना, ये डॉट डॉट जो है वो बिखर जाएगा पूरी तरीके से। अखिलेश यादव कितनी सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए हामी भरेंगे? क्यों भरेंगे? क्या अखिलेश यादव को अपनी पार्टी का सत्यानाश करना है? वैसे तो हुआ पड़ा है, उनके कई साथी जो हैं अभी हाल में भी छोड़ करके चले गए। जो उन्होंने 6-7 दलों का वो कुनबा जोड़ा था उसमें
विधानसभा चुनाव में अलग अलग पॉकेट्स के जो छोटी छोटी पार्टियां थी, उनमें से भी अब लोग साथ छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने एक अलग तरह की चुनौती है। अभी हाल में उनका एक बड़ा अजीबोगरीब बयान आया कि हमारे पास तो कई तरह के प्रधानमंत्री चेहरे हैं। अब वो कई तरह के थोड़ा सा विश्लेषण भी कर देते कि किस किस तरह के हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये भी बता देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो ये अजीबोगरीब सा एक गठबंधन, अवसरवादी गठबंधन बन गया। मुझे लगता है कि फौरी तौर पर तो जो फ्लोर मैनेजमेंट सामने था संसद का, जिसको कांग्रेस पलीता लगाना ही चाहती थी, और इसीलिए वो 70 दिन तक वीडियो भी छुपा करके रखा गया, जो संसद सत्र से ठीक पहले जारी किया गया। ये कोई पहला अवसर भी नहीं था जब पार्लियामेंट को रोकने के लिए इन्होंने इस तरह के हथकंडे अपनाए हों। कभी पेगासस, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कभी 3 कृषि कानून। एक कोई बहाना चाहिए होता है इनको पार्लियामेंट को पलीता लगाने का। और ये पता नहीं मतलब किस खुशफहमी में जी रहे हैं सारे विपक्षी दल कि पता नहीं पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने से इनको कौन सा राजनीतिक फायदा मिल जाता है। पर ये सोशल मीडिया का जमाना है। ये ठीक है जो अभिषेक जी ने कहा था और आपकी भी टिप्पणी थी, ये हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वो निकम्मा और नाकारा साबित हुआ है। बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर वो चूक जाता है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका वास्ता भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, इनकी आईटी सेल से नहीं है, जो केवल नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं और वो कई बार मोर्चे संभालते हैं और सत्यान्वेषण करके उसका एक तरीके से प्रक्षेपण भी करते हैं और लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं। तो जो इनकी मंशा है उसको तो लोग पूरी तरीके से खोल करके रख देते हैं कि एक्चुअल में ये कितना बड़ा नुकसान देश को पहुंचा रहे हैं। अब पार्लियामेंट ना चलने देने के पीछे क्या आपकी मानसिकता हो सकती है? यही कि गवर्नमेंट विधेयक पारित ना कर पाए, देश आगे ना बढ़ने पाए, उसका श्रेय इनको ना मिलने पाए। तो ये जो नेगेटिविटी है ये सब चलती नहीं है। जो आपका मूल सवाल कि ये कब तक रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये अध्यादेश और जो पार्लियामेंट का सेशन है इसके बाद इनकी गाड़ी संयुक्त रूप से चलेगी। इसके बाद ये सब बिखरते हुए दिखाई देंगे। संजय सर, इस अभिषेक जी, गठबंधन का एक ऐसा है कि ऐसा क्या है कि कांग्रेस जो है वो अपने जो दीर्घकालीन हित हैं उनसे समझौता करके और ऐसे तात्कालिक हित के लिए जूझ रही है जिसमें कुछ बहुत अधिक मिलना जाना नहीं है। पंजाब में वो दीर्घकालीन यदि हित देखा जाए तो पंजाब में वो वापस आ सकते हैं, लेकिन यदि उन्होंने समझौता कर लिया आम आदमी पार्टी के साथ आज, तो वो रास्ता उनका बंद हो जाएगा। इसी प्रकार मैं दिल्ली में भी देखता हूँ, दिल्ली में तो वैसे ही अप्रासंगिक हो गए। वो चुनाव 7 पे लड़े या 1 पे लड़े या 2 पे लड़े, उसमें कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला है। लेकिन जो अभी थोड़ा बहुत काडर बाकी है, वो भी जैसे मान लीजिए अगर 2 सीटों पे लड़ते हैं तो 5 सीटों का काडर वो पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, क्योंकि काडर फिर बचता नहीं है। वो ये बिल्कुल एक देखी जाने वाली बात है कि नीचे का जो काडर होता है वो जब देखता है कि उसकी पार्टी नहीं रही उसके क्षेत्र में, तो फिर वो कहीं और माइग्रेट करता है। ठीक बात। संजय सर, इसको 2 तरह से समझने का प्रयास करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग एक कहानी सुना रहा हूँ बिहार के संदर्भ में। किशनगंज पे इस वक्त जो है वो लोकसभा में एकमात्र सांसद है इन i.india. वालों का, वो है कांग्रेस का। अब जदयू और आरजेडी के बीच जो इस वक्त समझौता हुआ है उसमें जदयू को आरजेडी ने वो सीट दे दिया। इसका मतलब कांग्रेस का सिटिंग सांसद वहां से अब चुनाव नहीं लड़ेगा। ये गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा जब जदयू ने सिवान सीट पे भी दावा ठोका, जबकि वहां पे शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने कल स्टेटमेंट दिया कि अगर हमको टिकट नहीं मिला तो हम निर्दलीय चुनाव लड़े। अब आप समझ सकते हैं उसका इफेक्ट क्या होगा। अब आते हैं दिल्ली पे भी। सर, दिल्ली में 5 लोकसभा सीटों पे कांग्रेस नंबर 2 पे थी। अजय माकन को आपने जिम्मेदारी दी, ठीक है, उसने जैसा निभाया, लेकिन वो केजरीवाल से लड़ता रहा। अब आप गठबंधन कर लिए हैं, ठीक,
तो अजय माकन क्या करेंगे? वो कहेंगे इससे अच्छी तो बीजेपी है, मैं बीजेपी में चला जाता हूं। बीजेपी में अगर अजय माकन इस गठबंधन के हो जाने के बाद बीजेपी में चले गए तो क्या होगा? अजय माकन एक सांसद तो बन ही जाएंगे और साथ में जो बाकी साथ में जो थोड़ा बहुत कांग्रेस बचा था दिल्ली में वो अपने साथ लेके आ जाएंगे, समाप्त। जबकि 5 लोकसभा सीटों पे कांग्रेस नंबर 2 पे थी। विधानसभा में भले उसका परफॉर्मेंस खराब हो, लेकिन हम ये देखते हैं कि लोकसभा का जैसे इलेक्शन होता है मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आपने पंजाब की बात की, पंजाब में तो इन्हीं के पास संभावनाएं हैं क्योंकि बीजेपी के पास अपना मजबूत कैडर है नहीं, अकाली बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही है, तो वापसी के जो संभावनाएं थी वो कांग्रेस के पास थी। और खास करके तब जब एक सरकार इतना मिजरेबली फेल कर जाए, और जिस प्रकार से पंजाब में ठीक है एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, पर सच ये है कि पंजाब में तो एक एनआरकी की स्थिति अब बन रही है धीरे धीरे। वापस वो वोटर लौटेगा कांग्रेस की तरफ, लेकिन आपने गठबंधन का सोचा। कांग्रेस, मुझे लगता है ना सर, आप कहते हैं ना, जैसे मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के इस वक्त आध्यात्मिक गुरु सुशील मोदी बन गए। जैसे सुशील मोदी सुशील मोदी सिंड्रोम। हाँ नहीं, आध्यात्मिक गुरु इसलिए क्योंकि सुशील मोदी स्वयं को डिप्टी चीफ मिनिस्टर से आगे नहीं सोच पाते। उसी प्रकार से कांग्रेस को लग रहा है कि अभी हमारा मूल उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं, अपने आप को किसी प्रकार से 2029 में चुनाव लड़ सके इसके लिए बचाना है। भाई 2029 के लिए या तो फिर पहले से या फिर एलओपी की सीट पाना है। हाँ, मतलब एलओपी की सीट पाना है। तो आप एलओपी की सीट पा जाओगे, इस बात की तो अभी गारंटी 2024 में मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि ठीक है एक सर्वे जो भी आया है लेकिन उसका एक मूड तो स्पष्ट दिख ही रहा है ना कि क्या है, कैसा है, पूरे देश में क्या चल रहा है। आपने उस पे शो किया था, मैंने देखा है। अब इतना भी निर्दयी मत बनिए आप अभिषेक जी, कम से कम एलओपी की सीट तो दे दीजिए इनको। देखिए साहब, मैं नहीं बन रहा हूं सर, मैं में वास्तविकता गिना दे रहा हूं सर, मैं बन नहीं रहा हूं, मैं वास्तविकता गिना रहा हूं। केरल में ये अपने सबसे अच्छे परफॉर्मेंस के दौर से गुजर चुके हैं। ये गठबंधन रहेगा केरल में तो जरा बताइए, तो वहां तो मुख्य विपक्षी दल फिर बीजेपी हो जाएगी। अगर ये गठबंधन में मान लू लॉजिकली कि हो जाता है, तो वहां तो मुख्य सेकंड नंबर की ऑटोमेटिकली विपक्षी दल बीजेपी हो जाएगी, क्योंकि वहां का तो पक्ष और विपक्ष ही कांग्रेस और लेफ्ट है। तो क्या ये संभव है? और आपको लगता है संजय सर कि क्या वो वहां का लेफ्ट जो है वो कांग्रेस को सीट दे देगा? वो तो वायनाड पे दावा ठोकने को बैठा हुआ है इस बार भी। उसको पता है कि ये आदमी फेल हो चुका है और अगली बार हम जीत लेंगे वहां से सीटें। तो ये देखिए, पिछली बार तो लेफ्ट ने इनको पूरा सपोर्ट किया था वायनाड में। मैं ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये ठीक है, हाइपोथेटिकली भी अगर हम सोचे तब भी केरल में जो है ये दोनों साथ साथ नहीं आ सकते। हाइपोथेटिकली भी मैं सोचूं तब भी, सोच लीजिए स्थिति है, वो नहीं संभव है। उसी प्रकार से सर अभी परसों जो है टीएमसी के कांग्रेस का कार्यकर्ता, टीएमसी का कार्यकर्ता कांग्रेस में चला गया, उसको टीएमसी वालों ने इतना पीटा है। तो अधीर रंजन, आप गठबंधन कर लेंगे, अधीर रंजन चौधरी इतने दिनों से लड़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी में आ ही जाएंगे, लेकिन इस बात की संभावना से फिर इनकार भी नहीं किया जा सकता। कोई अपना राजनीतिक कैरियर क्यों बर्बाद करेगा भाई? उसको भी राजनीति करने का अधिकार है। तो एक वहां बंगाल में ले दे के कांग्रेस के पास अधीर रंजन बचे हुए और दिल्ली में जो है अजय माकन बचे हुए हैं, फिर क्या बचेगा इनके पास? तो मुझे लगता है कि ये जो सुशील मोदी सिंड्रोम जिसका मैंने जिक्र किया, ये अपने आध्यात्मिक गुरु बदले और फिर प्रॉपर ढंग से चुनाव लड़े। ठीक है, एमपी का जो भी अब रिजल्ट हो, बहुत तेजी से वहां पे चीजें बदल गई है, खास करके ताबड़तोड़ जो कुछ घोषणाओं से पहले आप फ्रीबीज करते, उसके पहले लैपटॉप इन सब के पैसे दे दिए मामा ने, तो एकदम से बदल गया वहां का माहौल। लेकिन कांग्रेस अच्छा चुनाव तो लड़ रही है। तो अरे बागेश्वर धाम बाबा को इनवाइट किया कमलनाथ ने, आज की लेटेस्ट खबर है। हाँ, और मैं उनका वही पूरा कह रहा कार्यक्रम करवा रहे हैं कमलनाथ जी जो है वो पूरी तरह से हिंदुत्व के मोर्चे पर मोर्चा ले रहे हैं चौहान आपके। और सही पूछें तो यही सही रणनीति हो सकती है हिंदी भाषी क्षेत्रों में। मैं एग्जैक्टली वही बात कह रहा हूं कि आप कमलनाथ से सीख सकते हैं कि चुनाव को कैसे लड़ा जाता है, और सबसे बड़ी बात वो सीटों में भी तब्दील होगा।
अब बागेश्वर बाबा मैं ये मानता हूं कि चूंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं ठीक है, लेकिन ट्रैप में फंसाए जा सकते हैं। कांग्रेस उनको उसके लिए इस प्रयोग कर सकती है। अगर बीजेपी चला के तो बीजेपी उनको कल परसों इनवाइट कर ले, वो अच्छा रहेगा, ताकि चीजें न्यूट्रलाइज हो जाए, वरना मुश्किल हो जाएगी इस वजह से भी। तो आप सीख सकते थे, लेकिन आपने खुद कहा कि मैं पंखे से लटक के आत्महत्या करना चाहता हूं, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। ये राजनीति, और यहाँ रूथलेस ढंग से राजनीति होती है। जी जी ओंकार जी, आप कह रहे थे कुछ कमलनाथ जी वाली बात पे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि कमलनाथ आप अगर ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, तो कभी प्रियंका वाड्रा के साथ कहीं पूजा पाठ करते हुए दिखाई देते हैं, कि खुद बाबा के दरबार में जो है पालथी मार करके बैठे हुए बड़े भक्त की मुद्रा में दिखाई देते हैं। वो एक संकेत और संदेश दे रहे हैं अपनी तरफ से। और जो नई बात अभी आपने बताई कि बाबा बागेश्वर को आमंत्रित कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से कमलनाथ की तरफ से मैं मास्टर स्ट्रोक कहूँगा। बहुत लोग मोदी के मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह की फिर से चुनौतियां कांग्रेस के उपस्थित हुई थी, उनको एड्रेस करने के लिए और उनसे उबरने के लिए अगर कमलनाथ इस तरह के काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, पूरे कैडर के लिए। जी हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक सक्षम और थोड़ा सा उग्र भी कहूँगा सवर्ण समाज है, जो काफ़ी परिणाम बदलने की हैसियत रखता है। उसने इनको दिखा भी दिया था, क्योंकि उस समय जो है वो हमारे मामा जी जो थे वो बहुत ऊंचा उड़ रहे थे, तो वो सवर्ण समाज ने उनको नीचे गिरा दिया था। और उसके बाद फिर बीजेपी को करना पड़ा था डैमेज कंट्रोल, और ईडब्ल्यूएस वाला बिल लेके आना पड़ा था। वो इन्होंने संविधान संशोधन किया था ईडब्ल्यूएस वाला, आपको ध्यान हो तो। अभी भी यह जो संकट है वो पूरी तरह से वर्तमान में है, ऐसा नहीं है कि वो संकट टल गया हो। जी ओंकार जी। ओंकार जी, मुझे आवाज आनी बंद हो गई। चलिए इसका तब उत्तर तक मैं अभिषेक देता जी को ले लेते हैं इसी प्रश्न पर। ये बात सही है, सपाक्ष को पिछली बार 1.5% मत मिले थे, और अगर हम सीट उठा के देख ले कांग्रेस और बीजेपी की, तो वो 1.5% वोटों ने लगभग डायरेक्टली जो है वो 25 ऐसे सीटों को बीजेपी को हरवा दिया, जो सीधे सीधे उनको बहुमत लेके जा रही थी। अभी भी ये बड़ा विचित्र है सर। कहते हैं कि अगर ब्राह्मण पूरब की ओर देख रहा है, तो मध्य प्रदेश में राजपूत पश्चिम की ओर देखता है। जबलपुर में हमारी टीम होगी, वहां पे ब्राह्मण और राजपूत दोनों बीजेपी को गाली दे रहे हैं, और वो भी जबलपुर में। ये स्थितियां जो उत्पन्न हुई हैं, उसके जिम्मेदार जो हैं, कहीं ना कहीं ठीक है, पिछली बार शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन बीजेपी उसको बदलने का प्रयास कर रही है। नरोत्तम मिश्रा को खड़ा किया है, अभी आप देखें कि अध्यक्ष जो है वो सवर्ण समाज से है, तो ये सारा चीज एड्रेस करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन धरातल पे नहीं है, हवा में है। जब तक उस हवा से धरातल पे पैराशूट से नहीं उतरेंगे, तब तक कमलनाथ जैसा खिलाड़ी जो है वो खेल खेल जाएगा। कमलनाथ को अगर इन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, तो फिर समस्याएं हैं, और गंभीर समस्याएं। जी जी हाँ, आपको आवाज आ रही है अब ओंकार जी? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये इस पर आपका भी मत जानने का प्रयास कर रहा था मैं वो क्वेश्चन ही नहीं सुन पाया, उस समय आवाज ही नहीं आ रही मैं कह थी। रहा हूँ कि वह बागेश्वर धाम जी को कमलनाथ ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में आमंत्रित किया है, और उन्होंने उसकी हामी भी भर दी है। और बात ये हो रही थी कि यह अ, कमलनाथ जो हैं वो जो इनका जो सेक्युलर ढकोसला है उससे वे अधिक प्रभावित नहीं दिख रहे हैं। वे सच सच में जो राजनीति पहले कांग्रेस किया करती थी उस तरह की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, इधर तो हाल में केवल कमलनाथ की बात नहीं है संजय जी, हमने ये देखा है कि भाई बहन दोनों,
अब आप देखिए भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा के समय, हालांकि केरल में ये एक ऐसे पादरी से भी मिले थे जो बहुत ही विवादित है और जिसने भारत के बारे में भी और हिंदुओं के बारे में भी बहुत ही अभद्र टिप्पणियां की हुई पुलैया। हैं। जी जी। तमिलनाडु लेकिन में सर। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो इनकी यात्रा के जहां-जहां पड़ाव हुए हैं और वहां अगर कोई प्रतिष्ठित मंदिर या धर्म स्थल इस तरह का रहा है, तो ये वहां गए हैं। इन्होंने वहां पूजा पाठ की है। तो हम लगातार देख रहे हैं इनकी मानसरोवर यात्रा से लेकर के ऐसे बहुत सारे हम दृष्टांत देख सकते हैं, जब छद्म वेश में ही सही, लेकिन ये कम से कम चुनावी वैतरणी पार लगाने के लिए इस तरह के टोने टोटके इधर करते रहे हैं। तो ये जो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट थी 2011 की, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी चुनाव इसलिए हार रही है क्योंकि उसकी छवि जो है प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू बन गई है, इसको बदलने की ज़रूरत है। तो कई साल तक तो उनकी रिपोर्ट का कोई संज्ञान ही नहीं लिया गया कि इस पे कुछ करना है। लेकिन 2014 में जब दोबारा इनको पटकी लगी, तब इनकी थोड़ी-थोड़ी आँखें खुलनी शुरू हुई और ये फिर टोने-टोटके के तौर पर ही सही, संदेश देने के तौर पर ही सही, पर इन्होंने छद्मवेश किए हैं, बनाए हैं। वो सीन तो अभी भी हमारी आंखों के सामने है, जब ये एक धोती पहन करके दक्षिण के किसी मंदिर में बड़े अजीबोगरीब चाल से चलते हुए देखे गए थे। तो अचानक अगर आपको कोई ऐसा वस्त्र पहना दिया जाए जो आपको सूट ना करता हो या आपको पता ही ना हो कि नॉर्मल कैसे चला जाता है ऐसे कपड़े पहन करके, तो फिर ऐसे ही हास्य के पात्र आप बनते हैं। और यही वजह है कि ये भाई-बहन, कमलनाथ, कुछ दूसरे लोग ये अगर कर भी रहे हैं, तो लोगों का विश्वास इन पर जम नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये एक धोखा है और इस धोखे में आने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी को तो छोड़ दीजिए, उसी राज्य के उसी राज्य में कमलनाथ से पहले मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह हैं ना, लोगों को बिधकाने के लिए। तो ये अगर कुछ ऐसा करेंगे भी तो वो हैं, कोई ना कोई ऐसा बयान दे देंगे जो इनके किए धरे पर सब पानी-वानी फेर करके आगे निकल जाएँगे। जी। तो अब ऐसा लगता है कि बहुत ही रोचक होने वाला है और विशेषकर अध्यादेश कि जब वोटिंग हो जाएगी, मुझे लगता है उसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि ये जो टुकड़े-टुकड़े इंडिया है, ये किस तरह से आगे चलेगा। अभिषेक जी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर जो ओमकार सर कह रहे थे, उसमें एक ऐड कर दूं कि उसी एंटोनी के बेटे भाजपा इस बार जो 50 लोगों की जो लिस्ट बनाई है उसमें केरल से उन्हीं का नाम सबसे आगे रख दिया है और ये कमाल की बात है। अब आपने जो कहा कि कब तक टूटेगा, तो ये तो मैं कह चुका हूं कि 2.5 से 3 दिन नहीं लगेगा सर। वो मुझे लगता है कि इधर अध्यादेश होगा, उसके बाद आपस में मारामारी शुरू हो जाएगा कि तेरी वजह से पास हो गया, तू तू संजय सिंह की वजह से पास हो गया, अगर हम अच्छे से लड़ते तो ये नहीं होता। ये सारे ब्लेम गेम शुरू होंगे और फाइनली देखिए, क्योंकि केजरीवाल का आर्ट ही यही है कि वो ब्लेम दूसरों के ऊपर डालता है, तो ब्लेम कांग्रेस के ऊपर डालेगा कि कांग्रेस ने जानबूझ के ठीक से हेल्प वेल्प नहीं की, मैं बर्बाद हो गया, मैं सड़क पे आ गया, अब मेरे सीएम रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एक अध्यादेश मुझे लगता है कि भविष्य में बीजेपी को एक और लाना चाहिए सरकार को कि दिल्ली का हम मुख्यमंत्री का पोस्ट समाप्त कर दें ताकि चुनाव थोड़ा इंटरेस्टिंग बने। अभी चुनाव मुझे लग रहा है लोकसभा नीरसता की तरफ जा रहा है जी। अच्छा। तो आइए पर अब इसी बिंदु पर हम इस चर्चा को समाप्त करें। दर्शकों को से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और याद रखें 4 और 5 नवंबर को दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 और उसको देखते हुए थोड़ी आपकी पत्रम पुष्पम की मात्रा में वृद्धि कर दें। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को धन्यवाद। नमस्कार। अभिषेक जी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
वंदे मातरम।